गुड इवनिंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट की क्रोनोलॉजी समझाने के लिए पिछले 2 दिन से हम फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। तो थोड़ा सा स्पीड में सिंस इंसेप्शन में बात करता हूँ कि हमारी बिजनेस एक इकोनॉमिक सिस्टम में काम करती है। उसके 2 सेक्टर हैं। एक है हाउस होल्ड जिसके पास छुटमुट पैसा बचता है, और दूसरा है बिजनेस फॉर्म जिसको उस छुटमुट पैसों का एक्यूमुलेशन करके चाहिए होता है ताकि वो बिजनेस कर सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कर सके। ठीक है, अब इन दोनों को जो लिंक करता है, जिसके पास पैसा है और जिसको पैसा चाहिए, इनको जो लिंक करता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। और वो जो लिंकिंग का प्रोसेस है, इनसे पैसे लेके उनको देना, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो अभी तक जो भी बड़बड़ मैंने करी उसमें 4 चीज़ सीखी है अपन ने। एक हाउस होल्ड, दूसरा बिजनेस फॉर्म, इनको लिंक करता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। फाइनेंशियल इंटरमीडियरी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है बैंक, दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट। बैंक का फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के साथ साथ हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है, बहुत सारे उनके काम होते हैं, तो उसको आपको पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में। हम यहाँ पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। तो यहाँ से हमारा टॉपिक चालू हुआ कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो 2 तरीके से उसने मुझे फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन समझाई कि सर एक ऐसा मार्केट जहाँ पे बायर और सेलर किसके लिए मिले, फाइनेंस के लिए मिले, तो वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट किसको कहेंगे सर, ऐसी कोई सी भी जगह जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकर होंगे, जहाँ पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनकर हो, वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2 तरीके के होते हैं, आइदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्रिएट करना या फिर उनको एक्सचेंज करना। तो सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वजह से पैसों का लेन देन होता है, ऐसी चीज़ जिसको देके आप सिर्फ और सिर्फ पैसे ले सकते हो, रिटर्न में दूसरी कोई चीज़ नहीं मिलती, उसको बोलेंगे अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आज के हमारा टॉपिक इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे ही रहेगा। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, उसके बाद उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। अगर हमें बिजनेस करना है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, अगर हमें बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए चाहिए होती है हमें रिसोर्स। ठीक है, और पैसा भी उसमें से एक रिसोर्स है। मैन, मनी, मशीनरी। ठीक है, और भी तीसरा कोई एम होता है क्या? मैन, मनी, मशीनरी। तो मनी कैपिटल आपका एक फैक्टर है। मैं एक सेमिनार में गया, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे थे, बहुत सारे लोग, और एक मुंबई की बहुत बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहाँ पर है ना, सेमिनार देने आई थी। तो वो लोग पैसों के बारे में ना बहुत सारे डिस्कस कर रहे थे कि पैसे की ज़रूरत कब पड़ती है, कब नहीं पड़ती है, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है। मेन उनका क्वेश्चन था कि बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है। क्योंकि सारे बिजनेसमैन बैठे थे, अपने अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा पैसा है। बिजनेस करना है ना, तो सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो नहीं होती है सबके पास, हमें तो एक ही चीज़ थी। वो सारे बिजनेसमैन क्या बोले कि आप लोग आए हुए हैं, हमें बिजनेस करना सिखाना चाहते हो ना, तो बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, पैसा। हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मैंने कहा नहीं, पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस करने के लिए चाहिए नॉलेज। उनको बहुत लोग तो ऐसे हो गए, वाह यार क्या जवाब है। तो दूसरे बिजनेसमैन नहीं, ये नॉलेज क्या है, हमारे पास तो खूब नॉलेज। मैंने नहीं सर, बिजनेस करने के लिए नॉलेज चाहिए, वो प्रोसेस आना चाहिए कि बिजनेस करते कैसे हैं। पैसा तो एक रिसोर्स है, अरेंज हो जाता है। तो आपको ये सिखाया जा रहा है आज कि ये पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं। और लिटरली आप अभी जितने भी स्टार्टअप्स देखते हो, तो आप लोगों ने सुना होगा ना, फंडिंग वर्ड सुना होगा। ये सारे स्टार्टअप्स क्या करते हैं, इन सब के पास बिजनेस का एक आइडिया है। आइडिया तो चलते फिरते आपके भी दिमाग में आते होंगे। उन्होंने इस आइडिया को एक प्रोसेस में कन्वर्ट करा, और उस प्रोसेस को, उस आइडिया को किसी एक मोटे एंजल इन्वेस्टर को सेल किया, उससे खूब मोटी फंडिंग उठाई। इनमें सबसे बड़ा बाप है इनका सॉफ्ट बैंक, चाइना का सबसे बड़ा बैंक है वो। आपके पास कोई भी बिजनेस प्रपोजल है, कोई एक यूनिक स्टार्टअप आइडिया है, आप उसको सुनाओ, जितने भी 100 करोड़ चाहिए वो आपको देगा। और फिर ये लोग क्या करते हैं उस पैसों का, एग्जाम्पल लेते हैं कि ओला ने सॉफ्ट बैंक से पैसा लिया। अब ओला फ्लरिश हो गया क्योंकि उसको तो पहले कूपन्स बांटने थे, आपको कैशबैक बांटना था। अब जब वो सबके पास ओला हो गया, उसकी ब्रांड वैल्यू बन गई, तो फिर ओला ने क्या करा, आईपीओ निकाला। आईपीओ निकाल के ये लोग क्या करते हैं, आईपीओ निकाल के अभी जनरल पब्लिक से माल पैसे ले लेते हैं,
इनके पास मोटा पैसा आ गया, तो जिनसे पहले इन्होंने 100 करोड़ लिया हो ना, उसको 200-250 करोड़ करके क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद अब इनके पास 500 करोड़ इन्होंने उगाए, तो 250 करोड़ उसको दे दिए, 250 करोड़ इनके पास आ गए, बाकी के 250 करोड़ का ये लोग नया प्रोजेक्ट चलाने लग जाएंगे। जितने भी स्टार्टअप हैं मुश्किल से 1-2% प्रॉफिट में होंगे, बाकी सारे लॉस मेकिंग होते हैं। लेकिन किसके ऊपर जाता है, कैपिटलिज्म के ऊपर जाता है। ये लोग अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं। जैसे आप सोचो, जोमेटो वाले, स्विगी वाले अभी तक भी प्रॉफिट में नहीं है, इनका प्रॉफिट, इनका जो नेट रिजल्ट है वो अभी भी क्या है, लॉस है। लेकिन आपके मुंह पे जोमेटो स्विगी चला हुआ है कि नहीं, और ये बड़ी बड़ी मल्टी मिलियन वाली कंपनीज बन चुकी है, तो ये किस लेवल पे बनी है। इनका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि हमें हमारे ब्रांड को पॉपुलर बनाना है, सबके जेब में जोमेटो स्विगी हो, हमें पैसा इनसे कमाना ही नहीं। इनसे पैसा हमको फूड डिलीवरी देके नहीं कमाएंगे, इनसे पैसा हम कब कमाएंगे, जब हमारा नाम सबको पता होगा और हम आईपीओ लेके आएंगे। तो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, प्रीमियम पे सब्सक्राइब होने चाहिए वो, और फिर इनको जो पैसा मिलेगा और वो इन्वेस्टर उनको पैसे दे देंगे। नहीं तो सोचो आप, मेरे पास कोई पैसा इन्वेस्टमेंट लेके आए, तो मैं कैसे कह दूंगा कि तुम 200 रुपये की चीज़ पे 60% ऑफ दे रहे हो, 200 की चीज़ पे तुम 100% मतलब 100 रुपीज़ तो ऑफ ही देते हो, तुम्हारी खुद की खरीद 150 रुपये है, तो तुम 100 में कैसे प्रोवाइड करोगे, तुम्हारा तो लॉस होगा ही होगा। आज से 5 साल पहले पेटीएम के रिचार्जेस चलते थे, तो हर रिचार्ज पे वो 2 रुपये 5 रुपये का आपको कैशबैक देता था, तो वो अपना रिजर्व बर्न कर रहा है एक तरीके से। रिचार्ज की कमाई थी 3%, आज अगर किसी का रिचार्ज का काउंटर हो ना, जो पहले रिचार्ज कर रहा तो उनकी काउंटर कितना है, 3%। 100 रुपये का रिचार्ज करेगा तो 3 रुपये तो उसको मिलेंगे। अगर कोई इतनी बड़ी कंपनी रिचार्ज कर रही है तो उसको 3 रुपये में से अपनी सारी खर्चा निकालना है, पर 5 रुपये तो आपको कैशबैक ही दे रही है। मतलब 100% दिखती बात किस पे जा रही है, वो लॉस में। फिर भी ये बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर इनको करोड़ रुपीज देते हैं, क्योंकि इनका मॉडल वो 5 रुपये से कमाना नहीं, आपके 100 रुपये से कमाना नहीं, कहाँ से लाना है उनका, आईपीओ लाना। और ओला ने क्या करा, ओला ने पहले आपको कन्वीनियंस दी, कैशबैक्स दिए, आप ओला से यूज टू हुए, उनकी फैसिलिटी के यूज टू हुए। अब मुंबई में तो हर आदमी घर से उतरने से पहले ओला बुक कराता है। मुंबई में टैक्सी का ये हाल है कि मैं मुंबई में जहाँ जाता हूँ अक्सर, वहाँ से रेलवे स्टेशन 10 मिनट की दूरी पे है। वॉकिंग जाऊँ तो 15 मिनट लगे, टैक्सी में जाऊँ तो 10 मिनट लगे, लेकिन हम 1 घंटा पहले घर से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि टैक्सी नहीं मिलती वहाँ पर। शाम को 5 बजे तो टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ जाता है, प्लस सारे ऑफिस की छुट्टी होती है, टैक्सी सारी बुक होती, मिलती ही नहीं। तो वहाँ तो हम पहले ओला बुक करा देते, उसका 15 मिनट का वेटिंग टाइम होता है। तो जब हम हमारे घर में बैग पैक कर रहे होते हैं ना, बैग पैकिंग के टाइम पे ओला बुक करा लेते हैं। तो अब हम यूज टू हो गए, तब उसने कैशबैक देना बंद कर दिया। अब उसने अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर दी, जहाँ टैक्सी में 100 लग रहे हैं, ओला में 120 लग रहे हैं, तो मैं कन्वीनियंस हूँ, मैं 20 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, क्योंकि मुझे क्या मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है। ओला ने पहले खूब कैशबैक दिया, खूब सारा पैसा बर्न करवाया, आपको यूज टू कराया। अब यूज टू कराने के भी बाद उनकी मेन कमाई टैक्सी सर्विस से नहीं हुई, उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस किससे लिए, आईपीओ से लिए। और आईपीओ लेने के बाद उसने अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया, और वो इलेक्ट्रिक स्कूटर महंगे में बेच रहा है, वहाँ से कमाई कर रहा है। समझे कि नहीं? तो मनी तो रिसोर्स है, आपके पास तो नॉलेज होनी चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से मिलेगा? तो सर हमें तो आईपीओ चाहिए, क्योंकि आईपीओ एक ऐसी चीज़ है, इक्विटी शेयर्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा हमेशा के लिए मिलता है और चुकाना भी नहीं होता। कंपनी पढ़ चुका ना, क्या होता है इक्विटी शेयर्स? इक्विटी शेयर्स में पैसा लौटाने की फाउंडेशन होती ही नहीं। कंपनी बंद होगी, जो पैसा बचेगा कंपनी के पास वो शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा। कंपनी बंद होने की कोई डेट है नहीं, मतलब एक तरीके से मैंने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए, तो हमेशा के लिए क्या ले लिया मैंने, पैसा ले लिया। अब मुझे वो पैसा चाहिए। इक्विटी शेयर्स, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसके लिए भी मुझे मोटा पैसा जमा करना पड़ता है। आईपीओ लाना इतना आसान नहीं है, सेबी की बहुत सारी गाइडलाइंस है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, अभी अपन पढ़ेंगे। तो सेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, उसके लिए ही बहुत सारा पैसा चाहिए। तो वो सेबी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, अगर मुझे 6 महीने के लिए 400-500 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो 500 करोड़ रुपए मुझे मिलेंगे कहाँ से? शॉर्ट टर्म मार्केट से। और शॉर्ट टर्म मार्केट में इक्विटी शेयर्स इशू नहीं होते।
वहाँ पे पैसा चाहिए तो आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। अब ये इंस्ट्रूमेंट पहले सिलेबस में थे, अब सिलेबस में नहीं है, तो मैं इनके ना एक एक पॉइंट आपको पढ़ाऊंगा नहीं, याद कराऊंगा नहीं, लेकिन पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए कि इंडस्ट्री में पैसा कहाँ से कैसे फ्लो होता है, उसके लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो नॉलेज हमारी अधूरी रह जाएगी। तो पहला है ट्रेजरी बिल। ये ट्रेजरी बिल इशू करती है आरबीआई। इशू कौन करता है? आरबीआई। किसके लिए इशू करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बजट पढ़े हो आप लोग? बजट में सरप्लस और डेफिसिट समझते हो आप लोग? हमारे देश का बजट हमेशा डेफिसिट होता है। तो भाई देश के बजट में जो डेफिसिट है, वो डेफिसिट की भरपाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देती है कि आरबीआई आप ट्रेजरी बिल क्या करो, इशू करो। ये ट्रेजरी बिल इशू करते ही वो लोगों से 100 रुपये की यूनिट्स में पैसे ले लेते हैं, और पैसा किसको दे देते हैं? गवर्नमेंट। इन ट्रेजरी बिल्स को चलन में लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बड़ी इंस्टीट्यूशन उनके पास लाइसेंस लेने आता है ना, कि मेरे को बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए, मेरे को इंश्योरेंस का लाइसेंस चाहिए, मेरे को ऑटोमोबाइल का लाइसेंस चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे कहती है कि आपको अगर लाइसेंस चाहिए तो हमें लगता है कि आप भाग जाओगे, पब्लिक का नुकसान हो जाएगा, तो पहले इतने के ट्रेजरी बिल्स खरीद के रखो। तो उनको बोल देती है कि अगर आपका 1000 करोड़ का कैपिटल है तो 100 करोड़ के तो क्या खरीदो? ट्रेजरी बिल खरीदो। तो आरबीआई उनको ट्रेजरी बिल क्या करती है? इशू करती है। ट्रेजरी बिल जस्ट लाइक ए डिवेंचर, एक टाइम पीरियड के लिए इशू होता है। आपने खरीदा है तो आपको टाइम टू टाइम क्या मिलता रहेगा? और इंटरेस्ट इसमें मिलता रहेगा। ठीक है, कौन करता है इसको? इट इज सोल्ड टू बैंक्स एंड पब्लिक एंड इट इज नॉन एज जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब जीरो कूपन बॉन्ड सुना है कभी? आपने नाम सुना है जीरो कूपन बॉन्ड? थोड़ी देर पहले इको में पढ़ा है, तो फर्स्ट बेंच वालों ने पढ़ लिया, सेकंड बेंच वाले आप पढ़ेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड का नाम होता है, अल्टरनेटिव नाम होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो जीरो कूपन मतलब अगर मैं कहूँ 9% डिवेंचर्स, तो 9% डिवेंचर्स में 9% का क्या रोल है? इंटरेस्ट। क्या आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 9%। तो 9% इज अ कूपन रेट। तो उस डिवेंचर की कूपन रेट क्या है? 9%। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये जीरो कूपन है, मतलब इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको? जीरो। तो अगर मुझे इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा तो मैं बिल खरीदूंगा क्या? नहीं। तो इसका दूसरा नाम निकाला डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि अगर ये 100 रुपये का बॉन्ड है ना, तो आपको ये 70 रुपये में ही मिल जाएगा, लेकिन जब 5 साल बाद रिडीम होगा तो कितने मिलेंगे? पूरे 100 रुपये मिलेंगे। तो वो 5 साल में आपको कोई ब्याज नहीं दे रहे, लेकिन सारा पैसा कब दे देंगे? एंड में एक साथ दे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के लिए कौन इशू करता है? आरबीआई। अब मैंने देखा यार ये तो बढ़िया चीज़ है यार, पब्लिक को गजब का बेवकूफ़ बनाया। आरबीआई ने सिक्योरिटी दे दी, आरबीआई ने इशू कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा मिल गया। अब मुझे मेरे पर्सनल बिजनेस को भी पैसों की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँ? तो हम चलेंगे किसके ऊपर? कमर्शियल पेपर के ऊपर। वही ट्रेजरी बिल जो आरबीआई इशू करती है सेंट्रल बैंक के लिए। अब बड़ी बड़ी क्रेडिट वर्दी बिजनेस जैसे रिलायंस हुआ, हमारे अडानी भाई साहब हुए, ऐसे टाटा भाई साहब हुए, इनको 4-6 महीने के लिए 400-500 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये आरबीआई वाली टेक्निक किस नाम से चलाते हैं? कमर्शियल पेपर के नाम से। ये जो अपना बॉन्ड इशू करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कमर्शियल पेपर करते हैं। बाकी डिट्टो सारी चीज़ें क्या है? कॉपी पेस्ट है। डीप डिस्काउंट बॉन्ड में डिस्काउंट पे इशू होते हैं, पार पे रिडीम हो जाते हैं, तो पब्लिक को उनका पैसा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉल मनी। मैंने आप लोगों से ये कहा है कि कभी घर बार का बैंक का काम हो तो ज़रूर जाना, गए ज़रूर जाना। बैंक में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी मेरे पास 1 महीने पहले एक बैंक का फ़ोन आया कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ आपके खाते में पैसे जमा करा दो ना। मैंने कहा सर बैंक के पास पैसे नहीं है, तो मेरे पास तो कहा यार सर मजाक मत करो प्लीज़, महीने का आखिरी चल रहा है, हमें फंड में पैसा दिखाना होता है, तो प्लीज़ जमा करा दो। मैंने कहा देखेंगे, जो होगा वो जमा करेंगे। तो बैंक जो नई नई बैंक्स होती हैं, छोटी छोटी बैंक्स होती हैं, वो एक तरीके से भीख मांगती कस्टमर्स के आगे कि प्लीज़ आप पैसे जमा कराओ। 1-2 बैंक तो ऐसी फंस गई मेरे साथ। मैंने मेरे खाते में जो मान लो मेरे खाते में 2 लाख रुपए पड़े, मैं 1 लाख रुपए निकलवाने चला गया, तो बैंक मना कर दिया सर पैसे नहीं है, सुबह सुबह आ गया आप तो। मैंने कहा पागल हो रहे हो क्या तुम? बैंक को मेरा पैसा मांगने आए, उधार थोड़ी लेने आए आपके खाते में। हाँ सर आपके खाते में पैसे हैं पर हमारे पास पैसे नहीं। फिर अभी रुक जाओ सर, हम पास वाली ब्रांच से मंगाते हैं।
मैं कब तक आएगा, 1-1.5 घंटा तो लगेगा, वो लोग भी तो इकट्ठा करेंगे। या फिर आप एक काम करना, 3-4 बजे के बाद आना, दिन भर में लोग डिपॉजिट कराने आएंगे तो हम आपके लिए 1 लाख रुपये सोर्स समेट के पास में रखेंगे। मैं कहा इतनी बुरी हालत है आपके बैंक की, क्या करें सर, देश की हालत ख़राब चल रही है। ठीक है, तो अब ये क्या है कि क्योंकि बैंक वालों ने तो क्या किया, जो मैंने पैसे दिए उसको तो किसी को लोन पे दे दिए ना, अब उनके पास कैश रिजर्व है ही नहीं, और अगर कोई मोटा पैसा मांगने आ गया ना, बैंक वाले हिल जाते हैं। अगर किसी व्यापारी के खाते में 1-2 करोड़ रुपए हो और वो कहे कि मेरे को ये 1 करोड़ रुपए वापस चाहिए, कैश में लाओ, निकाल के दो, तो बैंक वाले सब मिला के हाथ पाँव दबाने लग जाएंगे, सर प्लीज़ ऐसा मत करो। अब ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि अब दिवाली के टाइम पे सबको ही पैसे चाहिए। अपना तो कोटा एक एजुकेशनल है, तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स रहते हैं, तो 2 दिवाली में वो चले जाते हैं, लेकिन छोटे मोटे फेस्टिवल्स में यही रहते हैं, तो फेस्टिवल में सबको पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये तलवंडी वगैरह के तो ATM ही खाली हो जाते हैं सारे, पैसे ही नहीं इनके ATM में, क्योंकि सब निकलवा के ले गए। तो यार जब बैंक को पैसों की कमी पड़ती है तो वो कहाँ से लाती है? उसने बोला ना पास वाली ब्रांच से मंगाते हैं, तो जब खुद की ब्रांच है तो वहाँ से मंगाएंगे। पास वाली ब्रांच में भी नहीं होंगे तो कहाँ से मंगाएंगे? पास वाले बैंक से मंगाएंगे फ़ोन करके कि प्लीज़ हमें इमीडिएटली 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो बोलेंगे हाँ है तो सही, दे देते, तो दे देंगे। नाम है इसका कॉल मनी। 2-3 रीज़न से इसका नाम कॉल मनी है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे फ़ोन करके पैसा मंगाया। कितने टाइम के लिए मंगाया? जब तक तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ गई। वापस उनको 3 घंटे बाद ज़रूरत पड़ गई तो 3 घंटे बाद वापस करना है। 2 दिन बाद ज़रूरत पड़ गई तो 2 दिन बाद वापस करना है। तुम्हारे पास पैसे की व्यवस्था चलती होगी तो तुम रिटर्न कर दो। इसका इंटरेस्ट डेली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे चेंज होता है कि जितने घंटे तुमने पैसों का यूज़ किया उतने घंटे का तुम्हें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसकी इंटरेस्ट की रेट को बोलते हैं कॉल रेट्स। क्या बोलते हैं? तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये बैंक टू बैंक के लिए। एक बैंक दूसरे बैंक से जो उधार लेता है वो किस नाम पे लेता है? कॉल मनी के नाम पे लेता है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज जस्ट लाइक आपका डिबेंचर। ये बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करती है। आप बस इतना याद रख लो कि ऐसा कोई कंसेप्ट होता है और कौन उस कंसेप्ट को ध्यान रखता है। सिलेबस में तो हमारे है नहीं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज जस्ट लाइक अ डिबेंचर, लेकिन बड़े अमाउंट में डिबेंचर। कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज करती है। NBFC नाम सुना है आप लोगों ने? NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC। तो अब क्या हुआ कि मान लो अडानी भाई साहब ने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अब उनके खुद के पास 4-5 हज़ार करोड़ है, तो क्या करे वो? तो कह रहा मैं भी लोगों को लोन देना चाहता हूँ, पर वो बैंक तो नहीं है ना, लोन देना चाहता है, तो वो क्या बोलेंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी खोलेंगे। अब वो कह रहे मेरे पास 4-5 हज़ार करोड़ का है और मेरा बजट 10,000 करोड़ का है, तो अडानी भाई साहब इतना बड़ा आदमी, उनका सर्कल भी इतना बड़ा होगा, तो सबसे क्या कहेंगे? मेरे इस NBFC में पैसे जमा कराओ, जितने टाइम के लिए आपके पास है 5-6 महीने के लिए जमा करा दो। तो वो सबसे जितना पैसा लेंगे उतने का सर्टिफिकेट बना के देते जाएंगे। इसको बोलेंगे अपन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है। छोटा मोटा व्यापारियों के लिए हमारा कमर्शियल बिल, कमर्शियल बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सुना है आप लोगों ने नाम? सुना तो सबने है ना, भले ही सिलेबस में नहीं है। एक पीस ऑफ पेपर, मुझे इससे पैसे लेने हैं, ये मेरे को गोली पे गोली दिया जा रहा है कि सर कल दूंगा, अगले हफ्ते दूंगा, इस महीने नहीं है 3 महीने का। भाई एक बार बता दे कब पैसे देगा? ये कह रहा है 3 महीने बाद दूंगा। मैंने कहा लिख के दे कि 3 महीने बाद पैसे। क्यों सर? विश्वास नहीं है। मेरे विश्वास तो है पर मेरे को दूसरा काम है। तो मैंने कहा ठीक है सर आप लिख दो, मैं साइन कर दूंगा। तो मैंने इसके नाम पे ऑर्डर दे दिया, आई ऑर्डर कॉस्टो टू पे ₹1 लाख आफ्टर 3 मंथ्स। ये साइन कर देगा। तो ये पीस ऑफ पेपर पे मुझे पैसे लेने हैं, मेरे बिल्स रिसीवेबल, इसको पैसे देने हैं, इसको बिल्स पेएबल। अब मैं इस पैसों को क्या करूँगा? 3-4 मेरे पास उपाय है कि मुझे जिसको पैसे देने थे मैंने उसको ये बिल दे दिया कि जाके उससे पास 3 महीने बाद पैसे ले लेना। उसने माना तो माना, नहीं माना तो मैं कहाँ चल जाऊँगा? बैंक में। बैंक से इसको क्या करवा लूँगा? डिस्काउंट करवा लूँगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कमर्शियल बिल। क्लियर है कि नहीं? ये 5-6 तरीके ऐसे हैं। कौन कौन से? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और कमर्शियल बिल। ये 5 तरीकों से शॉर्ट टर्म टेन्योर के लिए आप पैसा अरेंज कर सकते हो। ठीक है। हमारे सिलेबस में ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है, ये डेफिनेशन। तो यहाँ से लेके कि एंड तक 5 जब तक खत्म हो रहे उसको क्रॉस मार दो, इस पे स्टार मार दो।
कि मनी मार्केट किसको बोलते हैं? सर ऐसा मार्केट जहाँ पे 1 साल तक की मुद्दत पे पैसे मिलते हो, मनी मार्केट। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स विच डील इन मॉनेटरी असेट। वो जो शेयर्स एंड डिवेंचर्स हैं उनको अपन बोलेंगे फाइनेंशियल असेट्स। ये जो शॉर्ट टर्म मार्केट है जिसका नाम ही मनी मार्केट है, इनके इंस्ट्रूमेंट, ये जो 5 नाम लिए, इसको अपन बोलेंगे मॉनेटरी असेट्स। तो वो फाइनेंशियल असेट में डील करता है, ये मॉनेटरी असेट्स में डील करता है। हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। 1 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड है। 1 साल के बाद मैच्योर हो रहा होगा तो कहाँ चल जाएगा भाई? ये कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। Those assets are close substitute for money. सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। हाँ, क्या होते हैं? क्लोज सब्सिट्यूट होते हैं पैसों के, मतलब ये इटसेल्फ अपने आप में क्या बन जाता है? पैसा बन जाता है। ठीक है। It enables the raising of short-term funds for meeting the temporary shortage of cash and obligation and the temporary deployment of excess funds for funding। 2 अलग-अलग बात बोली इसने कि सर ये मार्केट कब काम में आता है? पहला, यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मीटिंग द टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन। थोड़े टाइम के लिए ज़रूरत है। जैसे होता है ना, व्यापारियों में अक्सर होता है कि मेरे पास पैसों आने तो वाले हैं, लेकिन वो आने वाले हैं 2 महीने बाद, और मुझे पैसों की ज़रूरत कब है? आज। तो 2 महीने बाद आने वाले हैं ना, तो मुझे उधार कितने टाइम के लिए चाहिए? 2 महीने के लिए। तो मैं कहाँ जाऊँगा? मनी मार्केट में जाऊँगा। अब दूसरी वाइस वर्सा, मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैं उधार लेने जाऊँगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, सर मेरे पास पैसा आ गया है और इस पैसों का काम मुझे 2 महीने बाद है, तो अभी 2 महीने तक पैसा पड़े पड़े तो कोई मतलब का नहीं है ना। सेविंग बैंक में रखूँगा तो बहुत कम रिटर्न मिलेगा मुझे, तो मैं इस 2 महीने के लिए इस पैसे को कहाँ डिप्लॉय करूँ? तो ये रहा। एंड द टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट ऑफ एक्सेस फंड फॉर अर्निंग रिटर्न्स। ठीक है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में अक्सर ये होता है कि माँ बाप बच्चों की शादी के लिए प्लॉट्स खरीद लेते हैं, बचपन में ही प्लॉट खरीद के रख लेते हैं सस्ता सा, कि जब तक शादी की उम्र होगी तो उसके बाद ये प्लॉट की वैल्यू इतनी हो जाएगी कि हम आराम से क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। तो अब ये थोड़ी कल शादी आज प्लॉट बेचने जाएंगे, उसको लग रहा है कि अगले साल शादी है या 2 साल बाद शादी है, तो आज से ही प्लॉट बेचना चालू कर देंगे ताकि उसकी सही सा रेट मिल जाए। अब मान लो 6 महीने पहले उसका प्लॉट बिक गया, तो उसने तो प्लॉट क्यों बेचा? कि 6 महीने बाद उसको काम है। अब 6 महीने के लिए वो पैसों को क्या करे? तो कहाँ जाएगा? वो मनी मार्केट में जाएगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट खरीदेगा ताकि 6 महीने का उसको क्या मिल सके? रिटर्न मिल सके। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। ओके। मेजर पार्टिसिपेंट्स, मैंने कहा था इधर कौन आता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये याद रखना कि मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में कौन आएगा? बड़े लोग, हाथी। और कैपिटल मार्केट में हम जैसे छोटे मोटे लोग, जिसको बोलेंगे रिटेल इन्वेस्टर। एक होता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ 500 करोड़ वाले, छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर 50,000 1 लाख 10 लाख वाले। ठीक है। तो RBI बैंक, कमर्शियल बैंक, NBFC, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेज और म्यूचुअल फंड, ये लोग इस मार्केट में डील करते हैं। ठीक है। जानते ही हो ना सबको, म्यूचुअल फंड्स भी समझते हो ना आप लोग? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू, ठीक है, समझते हो आप लोग? समझते हो म्यूचुअल फंड क्या होता है? कि म्यूचुअल फंड सबका मिला के फंड, सबको कहानी पता है इसकी? बढ़ो आगे। ओके, नेक्स्ट। मैडम मैंने आपकी बुक में हैशटैग मार्क करा है, तो जहाँ जहाँ हैशटैग आ जाए तो मेरे को इन्फॉर्म कर देना। अगला है कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में क्या फर्क है सर? वो शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है, तो बहुत क्लियर कट बाउंड्रीज है। 1 साल के अंदर अंदर के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्ट करने वाली बात नहीं करेंगे हम। आप इसको यूँ मत ले लेना कि मेरे पास पैसा है 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो शॉर्ट टर्म में जाऊँगा, 1 साल से ज़्यादा के लिए करना है तो लॉन्ग टर्म में जाऊँगा। नहीं, आप तो पैसा लेके आए हो, पैसा हमारे ज़माने में सोना है भाई, आपका तो दोनों मार्केट में स्वागत किया जाएगा। मीन्स कोई यूँ समझे कि सर मेरे पास 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के लिए मेरे पास पैसे हैं, तो क्या मैं मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट में ही इन्वेस्ट करूँ? क्या मैं लॉन्ग टर्म मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता? करो ना, किसने मना किया? आप कैपिटल मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में चले जाओ, 2 महीने के लिए कोई से भी शेयर्स खरीद दो, वहाँ पे लिक्विडिटी शेयर बाजार वालों ने मेंटेन करके रखी है, खरीदो। आपको शाम को बेचना है शाम को बेचो, 2 महीने बाद बेचना है 2 महीने को बेचो।
तो जिनके पास पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करना है, तो वो तो कहीं नहीं जाए। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किसके पर्सपेक्टिव से है? जिनको पैसे लेने हैं उनके पर्सपेक्टिव से। कि तुम्हें शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लेने हैं मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लेने हैं कैपिटल मार्केट। द टर्म कैपिटल मार्केट रिफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स through which long-term funds, bond, debt and equity are raised and invested। तो देखो इन्होंने मार्केट वर्ड यूज ही नहीं किया, क्योंकि मार्केट की डेफिनेशन तो बहुत वाइड है। उन्होंने कहा अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि शेयर बाजार इज अ कैपिटल मार्केट। कहीं पे भी अगर मैंने यहाँ इससे उधार ले लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये भी क्या है? कैपिटल मार्केट। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई सी भी फैसिलिटी या अरेंजमेंट जिससे पैसा लिया और दिया जा सकता है, वो क्या है? मार्केट है। सुना नींद आ रही? इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ चैनल थ्रू विच savings of a community are made available to industrial and commercial enterprises for public in general। कि सर वो सीरीज ऑफ चैनल जिसके थ्रू वो पैसा अरेंज कराया जाता है, कहाँ पे? कमर्शियल यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, पब्लिक एट लार्ज। कोई भी आके एंट्री कर सकता है, पैसे ले सकता है, लेके जा सकता है। मीन्स अगर मुझे आप में से कोई कहे कि सर मुझे भी मेरी कंपनी स्टार्ट करानी है पर पैसे नहीं है, तो मेरे को भी शेयर्स इशू करने, हमने अभी 12th में पढ़ा है शेयर्स इशू किए जाते हैं, ऐसे पैसे लिए जाते हैं, तो हो सकते हैं क्या? हाँ, आराम से हो सकते हैं, आराम से। जैसे प्रॉपर्टी बिकाने के लिए ब्रोकर होते हैं, उसी तरीके से शेयर्स बिकवाने के लिए भी ब्रोकर होते हैं। अंडरराइटिंग कमीशन वर्ड कभी सुना हो आप लोगों ने? तो नहीं सुना है तो अभी सुनेंगे। एक ही शेयर ब्रोकर को सारे शेयर्स बेच दो, वो सस्ते में खरीद लेगा, मार्केट में बेचता रहेगा, वो जाने उसका काम जाने। तुम्हारे पास अगर बिजनेस आइडिया है तो तुम्हें तो पैसा मिल जाएगा। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए पैसा अरेंज करना बहुत 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 आसान है। हम जो हज़ारों करोड़ों की बात टीवीज़ में सुनते हैं ना, वो इन्हीं सारे इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो होते हैं। तो उसमें कोई ये नहीं कि सर मेरे को कोई नहीं जानता कौन पैसे देगा, वो दिलवाएगा पैसा। हर चीज़ की क्या है? एक कॉस्ट है। बस तुम्हारे में क्या होनी चाहिए? काबिलियत होनी चाहिए ना। इट डायरेक्ट्स दीज सेविंग इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज लीडिंग टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ कंपनी, economy। The capital market consists of development banks, commercial banks and stock exchange। सर कौन इन्वेस्ट करने आ रहा है, कौन उधार लेने आ रहा है, उसकी बात नहीं कर। ये जो कैपिटल मार्केट का इकोसिस्टम है ना, वो इकोसिस्टम में जिसको पैसे चाहिए और जिसके पास पैसे हैं उनको मिलाएगा कौन? सर उनको मिलाएंगे डेवलपमेंट बैंक्स, कमर्शियल बैंक और स्टॉक एक्सचेंज। तो सारा जिसको हम फाइनेंशियल मार्केट मानते आ रहे हैं, वो तो सिर्फ एक आर्म है, एक छोटा सा कंपोनेंट है। मार्केट का स्कोप तो बहुत ही बड़ा है। मार्केट तो क्या कह रहा है? जो भी तुम्हें पैसा दिला दे वो फाइनेंशियल मार्केट है। आज अगर मेरे किसी फ्रेंड को पैसा चाहिए और दूसरे फ्रेंड को इन्वेस्ट करना है, मैं उनकी डील करा देता हूँ, तो मैं अपने आप में क्या हूँ? एक फाइनेंशियल मार्केट है। ठीक है। The capital market can be divided into two parts, primary market and secondary market। प्राइमरी समझते हो तुम लोग, जहाँ पे इशू किया जाएगा। सेकेंडरी जहाँ पे इशू को ऑलरेडी क्या गया, बेचा और खरीदा जाएगा। ठीक है। फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट नहीं, इंपॉर्टेंस भी नहीं है। डिफ्रेंसिएशन कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट तो लल्लू लल्लू सी बात है। मैच्योरिटी पीरियड ड्यूरेशन सर अप टू 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर्स। मेजर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आएंगे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यहाँ पे आएंगे रिटेल इन्वेस्टर। इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड सर कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर्स, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी एक्सेट्रा। इन्वेस्टमेंट आउटले, इन्वेस्टमेंट आउटले मतलब अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो भाई कैपिटल मार्केट में क्योंकि पैसा ज़्यादा समय के लिए चाहिए, तो किसी की चिक चिक नहीं चाहिए। पैसों शेयर्स का अमाउंट बहुत छोटा रखा जाता है, 10 रुपये का रखा जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का रखा जाता है। लेकिन यहाँ 10-10 वालों का कैटर नहीं करते। ट्रेजरी बिल का एक सर्टिफिकेट कितने का मिलता है? 25,000 रुपये का मिलता है। तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट आउटले है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे छोटे मोटे लोग रिटेल इन्वेस्टर आते हैं और यहाँ बड़े बड़े लोग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं। समझ में आया? एक बार रीड करो, जो समझ में नहीं आया फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे।
अब देखो, ऊपर वाली चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर थी, आप अपने आप सोच सकते हो, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लिक्विडिटी का मतलब बोलना बहुत सही कह रहा है, नहीं, लिक्विडिटी कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश, द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू कैश। मतलब अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है तो वो लिक्विड है, या फिर मेरे पास गोल्ड बार है वो ज़्यादा लिक्विड है? गोल्ड बार, क्योंकि मैं इसको जो रेट है उसमें बेचने में मुझे बहुत दिक्कत आएगी, पर ये तो इजीली कहीं भी बिक जाएगा। तो सर, कैपिटल मार्केट जहाँ पे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मिलती है, और मनी मार्केट जहाँ पे मनी इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, इन दोनों में से ज़्यादा लिक्विड कौन है? शेयर्स ज़्यादा कि मनी मार्केट? गलत, मनी मार्केट। वहाँ हमने पढ़ा है क्लोज सब्स्टिट्यूट टू मनी। इनके लिए एक रेडीली अवेलेबल मार्केट है, एक उल्टा विभाग है जो खुद खरीद लेगा, ये कभी भी बिक जाएंगे। लेकिन शेयर्स में लिक्विडिटी शेयर बाजार मेंटेन करता है, उसकी लिक्विडिटी किस पे डिपेंड करती है कि कितने इन्वेस्टर्स हैं। मैंने कल बताया ना, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, सही साथ ऑर्डर प्लेस करोगे तो विदिन सेकंड्स बिक जाएगा, नहीं तो पूरा दिन हो जाएगा, नहीं बिकेगा। तो वहाँ लिक्विडिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो शेयर्स और सिक्योरिटी कितनी एक्टिवली ट्रेड हो रही है, उसको कितने लोग खरीदना चाहते हैं, कितने लोग बेचना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें अपन कि आज मैंने BCC को लिस्टेड करवा दिया, BCC प्राइवेट लिमिटेड, अब वो शेयर बाजार में लिस्टेड है, तो उनके शेयर तो वही खरीदना चाहेंगे जो इसको जानते हैं, समझते हैं। पूरा भारत थोड़ी खरीदना चाहे, लेकिन एज कम्पेयर टू रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको तो ज़्यादा लोग खरीदना चाहेंगे, तो उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा है, पर मेरी लिक्विडिटी तो कम है ना। तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में लिक्विडिटी इतनी नहीं है जितनी कहाँ पे है? मनी मार्केट में। मनी मार्केट में तो उनका खुद का एक डिपार्टमेंट है, द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ रेडी मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कि कोई नहीं खरीदेगा तो इनके पास चल रहा है, जो मार्केट में रेट चल रही होगी ये तो खरीद लो, ठीक है। देन सेफ्टी मतलब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा कहाँ ज़्यादा सेफ है, मनी मार्केट में कि कैपिटल मार्केट में? मनी बोल रहे हो तो क्यों, कैपिटल बोल रहे हो तो क्यों? मनी में के कैपिटल में? कैपिटल में शेयर्स की प्राइस, वो तो डिमांड एंड सप्लाई है, ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे। रिस्क इसलिए कह रहे हैं कि सर वहाँ बिजनेस में पैसा लगाए और उसके रिटर्न के अकॉर्डिंगली पैसा मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो वो रिस्की है। यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व है वो लार्ज क्रेडिट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे मोटे लोग नहीं। यहाँ सेंट्रल बैंक खुद पैसे ले रही है, कमर्शियल बैंक आपसे पैसे ले रही है, तो यहाँ पे आपका पैसा सेफ है। मतलब एग्जाम्पल कि एक पैसे आप मुझे दो और एक पैसे आप इस जमीन को दो, कौन से ज़्यादा सेफ है? कौन से पैसे ज़्यादा सेफ है? अगर आप किसी बड़े आदमी को पैसे दे रहे हो तो वो ज़्यादा सेफ है। इवन बैंक भी, अगर लोन हम लेने जाएंगे और एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन लेने जाएगा तो सेम अमाउंट का लोन आपको 12% में मिलेगा, उसको 6% में ही मिल जाएगा, क्योंकि उनके पास उनका पैसा ज़्यादा सेफ है। तो ये ज़्यादा सेफर है, ये रिस्की है। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब जो आपको इन्वेस्टमेंट के बदले में रिटर्न मिलेगा वो कहाँ ज़्यादा मिलेगा? कैपिटल में कि मनी में? कैपिटल में। अब इसकी साइकोलॉजी समझ लो, ये याद रखना पड़ेगा। मनी मार्केट में आपने थोड़े कम समय के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो उस समय की वजह से जो ब्याज बनता होगा ना वही मिलेगा और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा, समझे। आज अगर कोई कंपनी 100 रुपये का सर्टिफिकेट और डिपॉजिट इशू करती है, उस पर 12% की इंटरेस्ट की रेट है, तो वो सिक्योरिटी 100 रुपये की 100 रुपये ही रहेगी, आपको टाइम वाइज 12% मिलता जाएगा। 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा तो 6 महीने का 12% मिलेगा, 8 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो 8 महीने का 12% मिलेगा। मतलब आपको जो मिल रहा है वो सिर्फ रेगुलर रिटर्न है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्या मार्केट में वो 100 रुपये की सिक्योरिटी 110 की हो जाएगी क्या? नहीं, क्योंकि सबको पता है रिडेम्पशन पे इसके कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे। लेकिन कैपिटल मार्केट में, क्योंकि कैपिटल मार्केट में पैसा लॉन्गर समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, तो फिर वहाँ पे कैपिटल गेन भी होता है। रेगुलर इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो तो है, डिबेंचर खरीदा तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा,
प्लस उसकी वैल्यू मार्केट में इंक्रीज हो गई। शेयर्स में अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो दो तरीके से रिटर्न मिलता है, एक हर साल का डिविडेंड भी मिलेगा, प्लस वो साल के टाइम वैल्यू के हिसाब से उसकी मार्केट में प्राइस भी बढ़ जाएगी। मतलब अगर 100 रुपये का शेयर खरीदा है तो हो सकता है वो खुद 110 120 का हो जाए, तो डबल आपको रिटर्न मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कहाँ ज़्यादा है? कैपिटल मार्केट में। अब वन बाय वन एक एक टॉपिक पढ़ते जाओ। सबसे पहला क्या था आपका? नहीं, मैच्योरिटी पीरियड। तो कहाँ पे कम, कहाँ पे ज़्यादा? सर कैपिटल मार्केट में मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज़्यादा या 1 साल से कम। दूसरा कौन है? मेजर पार्टिसिपेंट। इस पर स्टार मार्क कर लो, ये रट्टा लगाना पड़ेगा, ये MCQ में भी आ सकता है। याद रखने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर, ये वर्ड लिखा हुआ नहीं होगा, लिख लो वहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर। फोर्थ पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट आउटले। सर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट आउटले कम है और मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आउटले ज़्यादा है। अगला पॉइंट लिक्विडिटी हो गया क्या? नहीं, इसमें इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड। इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड क्या है कि सर वहाँ पे वो 5 चीज़ें हैं और यहाँ पे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ है, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स है और बॉन्ड है। वहाँ 5 चीज़ें कौन कौन सी है? ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है और कमर्शियल बिल्स है। ठीक है। लिक्विडिटी, सर यहाँ की लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट की कम है, मनी मार्केट की ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे एक रेडी इंस्टीट्यूशन है जो खरीदने के लिए रेडी है। यहाँ तो एक्टिव ट्रेडिंग पे है, जो ज़्यादा ट्रेड हो रहा हो उसकी लिक्विडिटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगला क्या है? सेफ्टी। सर मनी मार्केट में पैसा सेव है, यहाँ पे थोड़ा रिस्की है। देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। सर वहाँ पे सिर्फ रेगुलर रिटर्न मिलेगा, कम टाइम के लिए, तो रिटर्न क्या है? कम है। यहाँ पे 2 तरीके से रिटर्न मिलता है, एक रेगुलर रिटर्न भी मिलता है और एक कैपिटल गेन भी होता है, तो यहाँ का रिटर्न ज़्यादा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है, मतलब तक बाय, टाटा, सी यू।